अच्छा, हम प्रोकैरियोट्स के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अब हमने साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ना है चीज़ें क्या-क्या है। मैं आपको डायग्राम एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। हमने ये पढ़ा था, बाहर वाली चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, सेल वॉल पढ़ ली, कैप्सूल पढ़ लिया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और हमने फ्लैजिला, पिलाए, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो साइटोप्लाज्म में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है कौन-कौन सा, जैसे न्यूक्लियोइड आ रहा है, इसके अंदर प्लाज्मिड आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम्स आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ जो शो नहीं है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जगह-जगह पर इनवर्ट फोल्ड हुई हुई होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेसोसोम, ऐसे फोल्ड्स आए हुए होते हैं। मैं थोड़ा ब्राइट कलर से इसको बना देता हूँ, ये ऐसे फोल्ड्स होते हैं इनवर्ट, ठीक है, अंदर की तरफ जगह-जगह होंगे, तो इसको कहते हैं मेसोसोम, तो इनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। अच्छा, ये कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं अंदर, वो लिपिड के हो सकते हैं, ग्लाइकोजन, तो उनको पढ़ना है। तो अब अंदर वाली चीज़ें हमने जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, उनको पढ़ना है। अच्छा, अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड अंदर वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, वो सारे रीजन को हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है एक्चुअली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सब कराती हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। कलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं प्रोटोप्लास्ट, जो चीज़ें कौन सी आ जाएंगी, न्यूक्लियोइड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास राइबोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है, और जितने भी चीज़ें हम अभी देखी हैं, मेसोसोम्स आ जाएंगे, तो ये सारे उसमें आ जाते हैं। अच्छा, अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें, एवरीथिंग इनसाइड इट, ये क्या है एक्चुअली, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर है सारी चीज़ें। जैसे डायग्राम में हम देखते हैं कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें तो अंदर जितनी चीज़ें सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है, अंदर प्लाज्मिड पाया जा रहा है, अंदर राइबोसोम है, अंदर ये बॉडीज़ हैं। तो मेजर पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कौन बना रहा है एक्चुअली, वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बना रहा है। अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसे होती है, जेल लाइक होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, अच्छा, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए ये इनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या क्या होता है अंदर, जो अभी हमने देखा, न्यूक्लियोइड होगा, मेसोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोइड से स्टार्ट देते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है, ऑइड का मतलब है लाइक, ठीक है, और न्यूक्लियो का आपको मतलब पता ही है, न्यूक्लियस तो लाइक न्यूक्लियस होता है, बट प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ये 2000 प्रोटीन को कोड कर सकते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, देखिए, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बनता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से वो इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे पास राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। राइबोसोम पे ये ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन होती है, राइबोसोम पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की मदद से प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोइड है, ऑल तो न्यूक्लियस तो नहीं है, वो उसकी तरह है, तो ये 2000 प्रोटीन तक बना सकता है। अच्छा, इसके बाद बेस पेयर्स इतने 16 और 40 इतने बेस पेयर्स इसके बाद मौजूद होते हैं। बेस पेयर्स क्या एक्चुअली, हमारे पास डीएनए आरएनए हो जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, उसके पास उसके अंदर बेस पेयर्स होते हैं, जैसे एडेनिन है, गोनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है। तो बेस पेयर्स होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो इसके अंदर इतने बेस पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये वाला हमारे पास जो बैक्टीरिया है, नाम मेंशन है, कैंडिडाइटस कैर्सिनोला रोडाई, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, इसके अंदर इतने बेस पेयर्स मौजूद हैं। और जो सुरेंजियम सिलियोकोसम जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर 122 और 50 इतने बेस पेयर्स मौजूद हैं। तो ये आपको वैल्यूज़ थोड़ी सी याद होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियोइड एक्चुअली है क्या, ये सिंगल है, ठीक है, एक न्यूक्लियोइड, ऐसा नहीं होता दो हों, ठीक है। और सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल और सर्कुलर है, तो ऐसा हमें बनाना पड़ेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर मैक्सिमम 3500 जीन्स मौजूद होती हैं, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर न्यूक्लियोइड में कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे एक वैल्यू ये हो गई, एक ये हो गई, थर्ड ये हो गई, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। उसके बाद नियर सेल सेंटर, मतलब सेल के अंदर सेंटर में मौजूद होता है। उसके बाद प्रॉपर क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होती, पहले ही बता चुका मैं आपको, क्रोमोसोम नहीं होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियो प्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियो लस नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसके पास, क्योंकि प्रॉपर सेल ही नहीं है। उसके बाद जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमैटिक मटेरियल होता है, वो एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है, लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी, न्यूक्लियोइड एक्चुअली क्या है, कि क्रोमैटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोइड एक्सट्रीमली लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है। और कैसे डीएनए मॉलिक्यूल है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है। 3-4 बातें, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, लॉन्ग है,
ठीक है, और डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये 4 बातें अगर आप याद रखेंगे तो हम न्यूक्लियोइड को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए बात है वो ये है कि हैप्लॉइड होता है बैक्टीरियल सेल। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? देखिए हमारे पास जो क्रोमोसोम आते हैं 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, मिलकर बन जाता है 46। ठीक है, इस 46 को हम कहते हैं डिप्लॉइड। ये 23 कहलाते हैं हैप्लॉइड, ये भी कहलाता है हैप्लॉइड। अब ये 23 एक्चुअली क्या है? अगर फादर से आ रहे हैं तो स्पर्म सेल है, मदर से आ रहे हैं तो ये एग है। ठीक है, तो ये जो एग और स्पर्म सेल होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, और हम जो बाकी जितने भी हमारे सेल हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड 46। तो इसके बाद एक सेट ऑफ जीन, देखें ये एक सेट ऑफ जीन है, ये दूसरे सेट ऑफ जीन है। एक सेट मदर ने दिया, एक सेट फादर ने दिया, मिलकर उन्होंने 2 सेट ऑफ जीन बनाया। 2 सेट ऑफ जीन को हम डिप्लॉइड कहते हैं। इसके बाद एक ही सेट ऑफ जीन होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सिर्फ 23 हो तो हमारे पास हम कहेंगे एक सेट ऑफ जीन है, और एक सेट ऑफ जीन को हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो इसके बाद 1 सेट ऑफ जीन होता है, तो इसलिए ये हैप्लॉइड सेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद फ्यूजन स्ट्रेन है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। उसको हम अगर ये स्ट्रेन हम करें तो उसके बाद हम न्यूक्लियोइड को देख सकते हैं। ठीक है, बातें होगी न्यूक्लियोइड के बारे में काफ़ी हैं, इतनी याद रखें, आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। उसके बाद अगला है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आरएनए से बना होता है और प्रोटीन। ठीक है, इसी कॉम्पोजिशन हम सेल के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अब ये डिस्पर्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, मगर इसमें क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। कुछ जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं ये सेल के चैप्टर में। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ देम इन हेल्दी ग्रोइंग सेल होते हैं। ठीक है, ये ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू के लिए, बट इस पॉइंट का सिर्फ ये मतलब है आपको ये ध्यान में हो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। हमारा राइबोसोम जो है वो 80S होता है। 80S होता है, और किस किस से बना होता है? एक इसका होता है 40S और एक होता है 60S। 2 यूनिट होते हैं। 60S बड़ा यूनिट होता है, ये 60S बड़ा यूनिट, और एक छोटा यूनिट होता है 40S। ठीक है, 2 यूनिट से बना होता है। अब क्या है, 60 और 40 मिलकर 100 होना चाहिए। 80 क्यों हो गया? इसलिए देखें ये वाला पॉइंट जो ओवरलैप कर रहा है, तो जगह एक ही कवर है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू 20 कम हो जाती है, 80 हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बड़ा यूनिट है 50S, बना देता हूँ 50S। छोटा यूनिट है 30S बना दिया। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, इस ओवरलैपिंग की वजह से ये क्या हो गया? 80S की जगह क्या हो गया? 70S हो रहा है। तो 2 यूनिट है, बड़ा वाला 50, छोटा वाला 30, ओवरलैप हो रहे हैं, तो इस वजह से 80 की जगह क्या है? 70 है, और छोटा होता है हमारा 80 होता है यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल से छोटा राइबोसोम होता है। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मिड। ठीक है, मैं डायग्राम में दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये है प्लाज्मिड। ठीक है, ये वाला प्लाज्मिड है। अच्छा, ये आगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये भी सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। खोलेंगे ऐसा होगा, और सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड। उसके बाद सबके पास नहीं होता, कभी कभी होता है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। और 5 से 100 तक जीन्स इसके पास मौजूद है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या? कि बैक्टीरिया जब डिवाइड होगा उसके साथ डिवाइड नहीं होगा, ये अपनी रेप्लिकेशन अपनी डिवीजन खुद कंट्रोल करता है। और इसके बाद कोई रोल नहीं होता ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में। अगर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में रोल होता तो सारे बैक्टीरिया के पास होता है। ठीक है, तो ग्रोथ में मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है, इसलिए किसी के पास है किसी के पास नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब क्या है? ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म नहीं कंट्रोल कर रहा तो कुछ तो कर रहा होगा, फजूल स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं होता। तो इसके बाद जीन और रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब किसके लिए रेजिस्टेंस होगी? जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मिसाल के तौर पर हम कभी एंटीबायोटिक खाते हैं, हम सही नहीं हो रहे होते, क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड के पास इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करने की जीन है, और वो बैक्टीरिया मर नहीं पा रहा है इस वजह से, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की वजह से हम क्या कहते हैं? ये बैक्टीरिया को इम्यूनिटी दे रहा है, बैक्टीरिया को कुव्वत मुदाफियत दे रहा है, ताकि जो एंटीबायोटिक का अटैक है उससे बच सके। उसके बाद और किसके रेजिस्टेंस जीन है? हैवी मेटल के अगेंस्ट इसके बाद जीन्स हैं, हैवी मेटल से बच सकता है। डिजीजेज हों कुछ उससे बच सकता है, कुछ ऐसी ड्रग्स हों जैसे एंटीबायोटिक वगैरह हो गए उनसे भी बच सकता है। और जो इंसेक्ट कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि खतरनाक होते हैं इनके लिए, उनसे भी बच सकता है। ये सबकी प्लाज्मिड के बाद जीन्स मौजूद होती हैं बचने के लिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियर्स। जेनेटिक इंजीनियर्स को क्या क्या यूज़ करते हैं? एज अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या? देखें, अगर ये प्लाज्मिड है, ठीक है, इसको इसका ये वाला हिस्सा इन्होंने तोड़ा, ये आप समझे, ये वाला हिस्सा इन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के यहाँ पर इन्होंने इंसुलिन की जीन इंसर्ट कर दी। इंसुलिन की जीन इंसर्ट करने के बाद दोबारा बैक्टीरिया के सेल में डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये इंसुलिन बनाता रहेगा, तो इसको हम क्या करें? जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब मैंने इंसुलिन की आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, इंसुलिन की ये कोई भी जीन हो सकती है, वो प्लाज्मिड का थोड़ा हिस्सा तोड़ेंगे, वो वाली जीन इंसर्ट कर देंगे, और वो वाली चीज़ प्लाज्मिड बनाता रहेगा बैक्टीरिया के अंदर जाके। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, की सेकंड ईयर में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये टेक प्लाज्मिड आउट टू इंसर्ट डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन वही है जो कि अपनी मर्जी से कोई भी जीन डाल दें जो आप बनवाना चाहते हैं, और उसके बाद दोबारा बैक्टीरिया के अंदर डाल दें, तो वो वाला प्रोडक्ट वो बनाते रहेगा। तो इंसुलिन हम इसी जो इंसुलिन हमें मार्केट में मिलती है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट लगाते हैं, तो इसी मेथड से बना रहे होते हैं। प्लाज्मिड हो गया। अब मीजोसोम से। मीजोसोम्स मैं आपको बता चुका हूँ, और जो डायग्राम में नहीं था बट मैंने ये बताया, जैसे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी इनफोल्ड हो, यहाँ से इनफोल्ड होती है, यहाँ से इनफोल्ड, यहाँ से, तो जगह जगह से इनफोल्ड होती है।
उन फोल्डिंग को हम कह रहे होते हैं मेसोसोम्स। अब इसका फंक्शन क्या है हम देखते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट कहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर अनफोल्ड होती है तो उसको क्या कहते हैं, मेसोसोम। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना सकती है इनफोल्ड होके, या वेजिकल, ये दाने की तरह स्ट्रक्चर बना सकती है इनफोल्ड होके, या लेमिला, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बना सकती है इनफोल्ड होके। इसको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप, ठीक है, इनफोल्ड होके ऐसे स्ट्रक्चर बना सकती है। अच्छा, उसके बाद फंक्शन क्या है मेसोसोम का, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा क्या स्ट्रक्चर बनाती है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अब फंक्शन जो कि आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले डीएनए एप्लीकेशन। डीएनए को डिवाइड करने में इसके पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे इनफोल्डिंग है अंदर, ठीक है, ये इनफोल्डिंग है ऐसे आप समझ लें। तो इसके ये इनफोल्डिंग को मेसोसोम कह रहे हैं। इसके अंदर डीएनए के डिवीजन के लिए भी एंजाइम मौजूद होंगे, सेल डिवीजन के भी एंजाइम मौजूद होंगे, मैं सी लिख देता हूँ। उसके बाद एक्सोसेलुलर एंजाइम, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम जो कि अंदर साइटोप्लाज्म में बने, अब उन्होंने बाहर जाना है तो यहाँ पर वो भी एंजाइम मौजूद होंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्पायरेटरी एंजाइम्स। रिस्पायरेशन कराता है। रिस्पायरेशन क्या है कि खाने को तोड़ के एनर्जी लेना, ठीक है, टू गेन एनर्जी, इसको हम कहते हैं रिस्पिरेशन। तो हमारे में कौन करा रहा होता है, हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया करा रहा होता है, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। मगर इनके पास मेसोसोम करा रहा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता, कौन होता है, तो आप कहेंगे कि ये होता है मेसोसोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स में मौजूद होते हैं और ये एनर्जी, फूड तोड़ के इसको एनर्जी दे रहा होता है बैक्टीरिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर रहा होता है। अगला है ग्रेन्यूल्स। कुछ मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर दानेनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स, या स्टोरेज बॉडीज भी आप कह सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि स्टोरेज करता है बैक्टीरिया के लिए। अब बैक्टीरिया ने स्टोरेज क्यों करनी है एक्चुअली, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बहुत कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ के न्यूट्रिएंट्स कम भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, कभी सही भी हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा टाइम पे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो बहुत कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट होता है। इस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिएंट की हमेशा शॉर्ट सप्लाई होती है। तो जो अच्छी कंडीशन हो, अच्छे दिन हो, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई अच्छी हो तो वो बैक्टीरिया स्टोर कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को व्हेन पॉसिबल, ठीक है। वो स्टोर कर लेगा, जब बुरे दिन आएंगे तो वो स्टोर जो किया होगा उसको यूज़ कर लेगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अब सेविंग करते हैं, जब कोई किसी की अगर जॉब चली जाए तो सेविंग पे रिलाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, कैसे कैसे न्यूट्रिएंट स्टोर कर सकता है, ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन, फैट्स को स्टोर कर सकता है, सल्फर को और फॉस्फोरस को स्टोर कर सकता है, 4 स्टोरेज फॉर्म में। अब वेस्ट को भी स्टोर करता है एक्चुअली। बैक्टीरिया के सेल के अंदर कुछ वेस्ट भी स्टोर होते हैं, जो कि जैसे ही थोड़े से जमा होते हैं तो बैक्टीरिया उनको अपने सेल के बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है। और वेस्ट कौन कौन से स्टोर हो सकते हैं, अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, एसिडिक एसिड है। तो ये आपका ग्रेन्यूल्स है कुछ। मेन इसमें क्या बात है, मेन ये है कि बैक्टीरिया के पास अच्छे दिनों में स्टोर करता है, ये 4 स्टोरेज फॉर्म है, और कुछ वेस्ट भी स्टोर करता है, वो थोड़े से स्टोर करने के बाद निकाल देता है, और ये 3 स्टोरेज फॉर्म है। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी आइडिया होना चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट्स है। देखिए स्पोर्ट्स क्या है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ये डॉर्मेंट का मतलब है इनएक्टिव, और मेटाबॉलिकली मतलब ये है कि जितने भी रिएक्शंस होंगे बॉडी में वो रुक जाएंगे, ठीक है। तो जब रिएक्शन रुकेंगे तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सीज ग्रोथ, मतलब ग्रोथ भी रुक जाएगी। और डोमेन इनएक्टिव ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसकी कोई ग्रोथ नहीं है, इनएक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके पास थिक सेल वॉल मौजूद है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। हम इसकी और डिटेल पढ़ते हैं। अब इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप है, एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर। हम पहले एक्सोस्पोर पढ़ते हैं। ये वर्ड ही बता रहा है कि एक्सो का मतलब सेल के बाहर होगा, ठीक है। प्रोड्यूस एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, जो एक्टिव सेल होता है, एक्टिव सेल बैक्टीरियल एक्टिव सेल, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। मतलब जो नॉर्मल ग्रो कर रहा है, अभी बिल्कुल एक्टिव है, उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो उसके बाहर प्रोड्यूस होगा एक्सोस्पोर। कैसे प्रोड्यूस होगा, देखें, अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, तो एक बड अपेयर होता है बाहर, यहाँ पर ये आ गया बड, ठीक है, बड आ गया। बड उसके बाद क्या होगा, बड के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल, मतलब यहाँ न्यूक्लियोइड था जैसे बैक्टीरिया का, तो कुछ इसमें से यहाँ चला जाएगा बड के अंदर, ये थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल आ गया बड के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, ये बर्ड जो है, बर्ड के अराउंड कवरिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब बर्ड के अराउंड कवरिंग आएगी फिर बर्ड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, देन सेपरेट, ठीक है। ये कुछ बातें एक्सोस्पोर की। ये कब बनाता है बैक्टीरिया, जब एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाएं, मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, बहुत हाई टेम्परेचर है, पानी की किल्लत है, ऐसी कंडीशंस आ जाएं, तो बैक्टीरिया ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि बहुत टाइम तक उस एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर सके। तो उसमें से एक जो है ये एक्सोस्पोर है, और उसके बनने का फिनोमेना मैंने आपको बता दिया। अब एंडोस्पोर, बर्ड बता रहा है, एंडो का मतलब सेल के अंदर, इंटरनल टू वेजिटेटिव सेल, इंटरनल टू बैक्टीरियल एक्टिव सेल बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए होता ये है कि अगर ये आ गया बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल डिवाइड तो करेगा,
ठीक है, डिवाइड करने के साथ साथ ये कुछ हिस्सा जो है बैक्टीरिया का वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। मतलब क्या कि उसमें से पानी निकल जाएगा। जब पानी निकलेगा तो थोड़ा सा हिस्सा जहाँ न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है और जहाँ साइटोप्लाज्म मौजूद है, तो ये क्या कर लेगा, ये श्रिंक हो जाएगा और ये बैक्टीरिया का सेल है और ये इसका हिस्सा है जो डिहाइड्रेट हुआ हुआ है। सारा डिहाइड्रेटिंग हिस्सा है साइड्स पे। ठीक है, सारा डिहाइड्रेट हुआ हुआ हिस्सा है और ये बन गया आपके पास एंडोस्पोर। ठीक है, ये आपके पास बन गया एंडोस्पोर और ये सारा सेल जो है डाई हो जाएगा। जब दोबारा कंडीशंस नॉर्मल होंगी तो क्या होगा कि ये दोबारा पानी गेन करेगा बैक्टीरिया। पानी गेन किया इसने, पानी गेन करने के बाद ये दोबारा बिल्कुल ऐसा ही सेल बन जाएगा। तो ये एंडोस्पोर कुछ ऐसा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए बनाता है। अच्छा, अब फॉर्मेशन क्या है इसके लिए, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मेटाबॉलिकली डोरमेंट जैसे बता चुका हूँ मैं कि इसमें कोई रिएक्शंस नहीं हो रहे होंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, इनएक्टिव सेल होगा। एट फॉर्म कब बनता है, लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ कौन सी होती है, देखिए ग्रोथ के 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ यहीं पर। ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को हम पढ़ते हैं लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। ठीक है, तो डेथ फेज होता है, इसको हम कहते हैं लेट फेज ऑफ ग्रोथ। तो जो डेथ फेज का मतलब ये है कि बैक्टीरिया मर रहा होता है इस टाइम पे। तो इस फेज में, लेट फेज ऑफ ग्रोथ में बैक्टीरिया ये वाले स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि रेजिस्टेंट टू फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, लाइट आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, डेसिकेशन मतलब पानी की किल्लत आ जाएगी, एक्सट्रीम पीएच आ जाएगी, केमिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट के रेजिस्टेंट, इन चीज़ों के रेजिस्टेंट हो जाएगा बैक्टीरिया ये स्ट्रक्चर बना के। अब जर्मिनेशन कैसे होगी, जैसे मैंने बताया कि फेवरेबल कंडीशन आएंगी, मतलब टेम्परेचर सही हो गया, पानी की किल्लत खत्म हो गई, लाइट आ गई, लाइट नॉर्मल हो गई, पीएच नॉर्मल हो गई, केमिकल एजेंट जो थे वो खत्म हो गए, तो फेवरेबल कंडीशन वापस आ गई, तो बैक्टीरिया दोबारा क्या बन जाएगा, वेजिटेटिव सेल बन जाएगा, एक्टिव सेल बन जाएगा। ठीक है, आसान से स्ट्रक्चर है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें ऐसा खास। अच्छा, इसके बाद अब सिस्ट है। सिस्ट भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में बनाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे इतने सारे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखें कुछ बैक्टीरिया एक्सोस्पोर बना रहे होते हैं, कुछ एंडोस्पोर बनाएंगे, कुछ सिस्ट बनाएंगे, तो बैक्टीरिया पे अपने पर डिपेंड करता है। तो हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं जो कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में बना रहा होता है। अब कौन कौन सा बनाएगा हमारे इसे फिलहाल लेना देना नहीं है। ये भी क्या है, डोमिनेंट स्ट्रक्चर है, मतलब इनएक्टिव। डोमिनेंट जहाँ वर्ड है वो होता है इनएक्टिव। थिक वॉल, मतलब इसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है। कैसा होता है, देखें ये हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन और ये अंदर जो है इसका साइटोप्लाज्म, ये पूरी सेल वॉल है। तो इतना थिक सेल वॉल ही बना लेता है। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, थिक वॉल, थिक सेल वॉल इसकी मेन प्रॉपर्टी है जिससे आप इसको पहचानेंगे। डेसिकेशन रेजिस्टेंट मतलब पानी की किल्लत से अपने आप को बचा सकता है। और वही है कि जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन में, दोबारा जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये दोबारा सही हो जाएगा। बट इसकी एक बात जो कि आपको ज़हन में होनी चाहिए, कैसे अलग होता है एंडोस्पोर एक्सोस्पोर से, कि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। हीट रेजिस्टेंट नहीं होता, हमने यहाँ पढ़ा कि ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी होगा, लाइट रेजिस्टेंट भी होगा, पानी की किल्लत रेजिस्टेंट भी होगा, पीएच रेजिस्टेंट, केमिकल रेजिस्टेंट, सबसे रेजिस्टेंट होगा। मगर ये जो हमारे पास सिस्ट है, हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर एंडोस्पोर एक्सोस्पोर 60 डिग्री या 70 डिग्री का टेम्परेचर बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हो सकता है ये बर्दाश्त ना कर पाए, तो इसके बाद हीट रेजिस्टेंस होने की कैपेसिटी नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया है। रिस्पायरेशन क्यों होती है, हम भी क्यों करते हैं रिस्पायरेशन, हम खाना का, मिसाल के तौर खाना का टुकड़ा है, हम इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके हम इससे एनर्जी लेते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। तो एनर्जी लेने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पायरेशन। तो एनर्जी अवेलेबिलिटी के लिए बैक्टीरिया भी करता है रिस्पायरेशन। अब बैक्टीरिया में कैसे हो सकती है, एरोबिक भी हो सकती है, एनएरोबिक भी हो सकती है। एरोबिक कैसे होगी, जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन यूज करेगा तो एरोबिक कहेंगे, विदाउट ऑक्सीजन करेगा तो हम इसको कहेंगे एनएरोबिक। अब एरोबिक जैसे बता चुका हूँ, इसके लिए क्या होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है बैक्टीरिया को। अब इस रिएक्शन में बैक्टीरिया खाना तोड़ के क्या करता है, देखिए बैक्टीरिया क्या करता है, ग्लूकोज, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज लिया, ये ऑक्सीजन है, तो इसको तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी ये प्रोड्यूस करा होगा बैक्टीरिया। तो इसलिए मेंशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करा होता है। एग्जांपल क्या है, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस और माइकोबैक्टीरियम, ये एग्जांपल है। ये वाले बैक्टीरिया एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। एनएरोबिक कौन से करते हैं, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपने खाने को तोड़ के एनर्जी लेते हैं। ये देखें, ये कौन से होंगे, स्पायरोकीट होगा, ई कोलाई होगा, क्लोस्ट्राइडियम होगा। उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये इन्होंने ग्लूकोज लिया, अब विदाउट ऑक्सीजन तोड़ें तो एनर्जी तो आएगी, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, उसके साथ इथेनॉल भी आ सकता है, लैक्टिक एसिड भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। यही मेंशन है, इथेनॉल आएगा, लैक्टिक एसिड आएगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो ये वाले प्रोडक्ट्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद थर्ड
कैटेगरी है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये कोई भी कंडीशन में, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों कंडीशन में अपना खाना तोड़ के एनर्जी ले सकता है, मतलब रिस्पायरेशन कर सकता है। तो इधर कंडीशन में सर्वाइव कर लेगा। इसकी एग्जांपल क्या है, ई कोलाई। तो आप कहेंगे कि एनारोबिक बैक्टीरिया में भी हमने ई कोलाई पढ़ा। देखिए ई कोलाई जो है तो एनारोबिक बैक्टीरिया, मगर अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो मरेगा नहीं, सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, सर्वाइव कर लेता है ऑक्सीजन में, तो इसीलिए इसको ई कोलाई को फैकल्टेटिव बैक्टीरिया में रखा। अब माइक्रो एरोफिलिक हम अगला है। माइक्रो का मतलब कम, ठीक है। एरोफिलिक का मतलब क्या है, एयर होता है। तो डिक्रीज ऑक्सीजन इसको चाहिए होती है, डिक्रीज एयर चाहिए होती है फॉर ग्रोथ। ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑक्सीजन में ग्रोथ करता है। और कैम्फाइलोबैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के साथ बहुत आसान है, टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, बस एग्जाम्पल आपको याद करनी पड़ेगी। अब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रोथ, हमारे लिए ग्रोथ का वर्ड क्या यूज होता है, बच्चा अगर पैदा हो, ठीक है, उसका बहुत छोटा होता है बच्चा, अब वो ऐसा ऐसा बड़ा होता जाता है, हाइट बढ़ती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसकी ग्रोथ हो रही है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का आना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो हमारे अगर इंसानों में देखें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग मतलब में ले रहे होते हैं, मगर बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही है, तो इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर का मतलब एक बैक्टीरिया से दो बने, दो से चार। ठीक है, तो ये मतलब होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का साइज कभी नहीं बढ़ता है। बैक्टीरिया का ये साइज तो हमेशा यही रहेगा, ये साइज में इंक्रीज नहीं होता। अच्छा, अब ये सेक्सुअल मेथड से बैक्टीरिया करता है अपनी डिवीजन। तीन मेथड है, बाइनरी फ्यूजन है, कोनिडिया फॉर्मेशन है और बडिंग है। बाइनरी फ्यूजन सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे कॉमन मेथड है वो यही है, और ज़्यादा पूछा भी आपसे यही जाते हैं। फास्टेस्ट है। ये सेक्सुअल का मतलब पहले बता दूं कि वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वन पेरेंट। ठीक है, जैसे अगर इंसानों की रिप्रोडक्शन देखें तो मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसी से आगे रिप्रोडक्शन हो रही होगी। तो बाइनरी फिजन पहला मेथड है, फास्टेस्ट है, ये 20 से 30 मिनट लगते हैं, मगर एक एक्सेप्शन है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में इसमें 24 घंटे लगते हैं ये मेथड होने में। उसके बाद इसमें क्या प्रोसेस है, पेरेंट सेल इनलार्ज होता है, ठीक है, पहला प्रोसेस। फिर जो डीएनए जो जेनेटिक मटीरियल है वो डिवाइड होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन अंदर मूव करती है और न्यूक्लियर मटीरियल दूसरे सेल में चला जाता है। ठीक है, चार स्टेप्स हैं, डायग्राम से बताता हूँ। ये पेरेंट सेल था, इसने डॉटर सेल बनाया। अब डॉटर सेल को हम आगे पढ़ रहे हैं क्या, ये कैसे अपने आप को डिवाइड कर रहा है। देखें, इसका साइज कम था, इसने पहले अपना साइज बढ़ाया, इनलार्ज हुआ, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करा है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट, मतलब जेनेटिक मटीरियल डुप्लीकेट। देखें, ये जेनेटिक मटीरियल अलग अलग हो गया, डुप्लीकेट हो गया। फिर सेल मेम्ब्रेन अंदर मूव करेगी सेंटर से, तो ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से अंदर मूव करेगी सेंटर से। फिर क्या होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी और दोनों सेल अलग हो जाएंगे। देखें, दोनों सेल अलग हो गए। तो 4 स्टेप में ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब एक टाइम में जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम ये होता है कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन, मतलब कि ये सेल से फिर आगे 2 सेल बने, तो ये जितना टाइम है, जो कि 20 से 30 मिनट लग रहा है, इसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल नेक्स्ट डिवीजन, इसको हम जनरेशन टाइम कह रहे हैं। इसके बाद कॉनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है, किसी बुक में मेंशन है, किसी में नहीं, देख लेते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस मतलब कि दाने नुमा ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें होता है। इसकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया में हो रहा होगा। कोनिडिया क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, स्मॉल स्पोर्स हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को कोनिडिया हम कह रहे हैं। एट द अपेक्स ऑफ फिलामेंट, देखिए फिलामेंट ऐसा होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। ये अपेक्स का मतलब है टॉप पे, तो जो ये टॉप वाले फिलामेंट होंगे इनको हम कह रहे हैं कोनिडिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ फिलामेंट विद बेयर्स कोनिडिया, इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, मिसाल के तौर पर ये एक फिलामेंट है, इसकी एपेक्स पे टॉप पे कोनिडिया है, तो इस पार्ट को हम कोनिडियोफोर कह रहे होंगे, जहाँ पर कोनिडिया प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि ये जो कोनिडिया है ये साइज में बड़ा होगा, मेच्योर होगा और यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होकर एक अलग बैक्टीरिया बना लेगा। तो ये भी सिंपल सा मेथड है डिवीजन का, सिंध की बुक में ये मेंशन है। अच्छा, इसके बाद बडिंग। बडिंग क्या होता है, एक्चुअली सेल से एक आउट ग्रोथ होती है। देखें, ये बैक्टीरियल सेल है, इससे आउट ग्रोथ बनेगी। आउट ग्रोथ बनने के बाद कुछ जो जेनेटिक मटेरियल सेल का है वो डिवाइड होकर इसमें चला जाएगा। ये आउट ग्रोथ फिर थोड़ा सा साइज में बड़ी होगी और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी आ जाएगा और ये क्या कर लेगा, सेपरेट कर लेगा। तो यही मेंशन है। स्मॉल स्वेलिंग होती है आउटसाइड सेल, जो स्वेलिंग इंक्रीज इन साइज होती है, फिर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, फिर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, रोडोमाइक्रोबियम और वेनाइलिया इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, बडिंग भी हो गया। अब इसके बाद बैक्टीरिया एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसने कर ली। अब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, मतलब जैसे हम ह्यूमन्स में होती है कि मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलेगा तो जाइगोट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर एक प्रोसेस ये कर रहा होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो वो इसके भी 3 मेथड्स हैं। ये कैसे करता है, ऑल्दो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बस इसमें क्या जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही होती है। मतलब क्या कि अगर मेल्स में आप देखें, मेल और फीमेल का जब एगो स्पर्म मिलता है तो नया बच्चा पैदा होता है, तो बाप से भी अलग होता है, माँ से भी अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो जगह से जेनेटिक मटेरियल मिला, तो वो 2 कॉम्बिनेशन से मिलने के बाद एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसलिए बच्चा अलग होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में भी यही हो रहा है कि थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है, मगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं हम।
कॉन्जुगेशन है पहला मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसा होता है, देखें पिलाई का स्ट्रक्चर मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, डायग्राम में दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पिलाई का काम आएगा, डायग्राम देखें, ये जो पीलस था हमारे पास, इसके जरिए ये वाला मेथड हो रहा होगा। देखें ये अगर एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास मैंने आपको ऊपर बताया कि प्लाज्मिड जो है वो कुछ बैक्टीरिया के पास होता है, कुछ के पास है। इसके पास प्लाज्मिड है मगर इसके पास नहीं है, तो पीलस से क्या करेगा, ये प्लाज्मिड इसको ट्रांसफर कर देगा, तो दोनों के पास प्लाज्मिड आ जाएगा। अब आप कहेंगे इसका प्लाज्मिड चला गया, देखिए ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, गोल होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो ये अपना एक स्ट्रैंड इसको दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक स्ट्रैंड इसके पास रह गया और एक स्ट्रैंड इसके पास चला गया। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रैंड इनके पास है, तो जैसे अब हम बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ते हैं कि एडेनिन के सामने हमेशा क्या होता है, थायमीन, साइटोसिन के सामने हमेशा गोनिन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रैंड तो इसके पास है, इसी को रीड करके एक स्ट्रैंड में जहाँ एडेनिन है वो थायमीन लगा देगा, जहाँ साइटोसिन है वो गोनिन लगा देगा। ऐसे करके पूरा दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा, पहले जिस बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को दिया प्लाज्मिड, ऐसे ही दूसरे बैक्टीरिया के पास भी एक स्ट्रैंड आया, वो भी ऐसे करके अपना दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा, दोनों के पास प्लाज्मिड दोबारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब देख लेते हैं बैक्टीरिया लेक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, माइटोसिस नहीं होता, दोनों नहीं हो रहे होते, मगर कुछ बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर जरूर कर रहे होते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। और किससे होता है, पिलाई से होता है, सेक्स पिलाई आप कह रहे हैं, एक ही बात है। और प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है हमेशा। और कौन सा प्लाज्मिड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ये एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, फर्टिलिटी, एफ से मतलब है फर्टिलिटी, ये आप फिलहाल ध्यान में रखें। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि प्लाज्मिड चला जाएगा तो जाहिर है जेनेटिक मटेरियल गया तो न्यू कॉम्बिनेशन आ जाएंगी, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगी, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, तो बैक्टीरिया के पास न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू जीन्स आएंगे, इसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट में। अगला प्रोसेस है भाई ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसने कुछ जेनेटिक मटेरियल बाहर छोड़ दिया, ठीक है, तो एक और बैक्टीरिया था जिसने बाहर छोड़ा, उसने ये गेन कर लिया, तो ये ऐसा कुछ होता है। तो क्या है, बैक्टीरियम टेक जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट से लेता है, जो कि दैट हैज़ बीन शेड, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरिया ने निकाल दिया उस वो वाला बैक्टीरिया गेन कर लेता है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि हम ये अगर बैक्टीरिया है इसके अंदर लेबॉर्ट्री में कुछ जेनेटिक मटेरियल डाल दें, तो ये भी हो सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर ट्रांसडक्शन है। ट्रांसडक्शन किससे होता है, जो कि बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि अपना बैक्टीरियोफेज वायरस, जो वायरस के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जब वो ये अगर बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरिया पे बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है, तो ये वाला जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है बैक्टीरियोफेज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ वाला चैप्टर। अब बैक्टीरियल ग्रोथ फेज, जो बैक्टीरिया ग्रो कैसे होता है, ये इसके 4 फेजेस हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। लेकिन सबसे पहला फेज है लैग फेज। इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, बैक्टीरिया प्रिपेयर कर रहा होता है, अपने पास एंजाइम बनाएगा, अपने पास राइबोसोम्स वगैरह सारी चीज़ें इकट्ठी करेगा, उसकी तैयारी करेगा ग्रो होने की, ठीक है, तैयारी हो रही होती है। लॉग फेज में रैपिडली ग्रोथ होती है, इसको हम और भी कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कह रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही होती है इसमें, क्योंकि तैयारी कर चुका है, अब ग्रो करेगा। स्टेशनरी फेज क्या होता है, इसमें डेथ फेज और रिप्रोडक्शन बराबर हो जाती है, मतलब कि बैक्टीरिया की अगर 100 बैक्टीरिया हैं तो 100 ही रहेंगे, 50 मरते जाएंगे, 50 नए बनते जाएंगे, तो डेथ और रिप्रोडक्शन बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद डेथ फेज आ जाएगा, डिक्लाइन फेज, जिसमें क्या होगा, डेथ बढ़ जाएगी ग्रोथ से और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मरना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये फेजेस ऑफ ग्रोथ के एक्चुअली होता क्यों है, देखिए हम बैक्टीरिया को एक न्यूट्रिटिव इन्वायरमेंट में, ये इन्वायरमेंट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, यहाँ ग्रो कराते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पहले तो मौजूद हैं, ये लैग फेज में सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, जो कि फिर बैक्टीरिया में तैयारी भी की है अपनी। उसमें लॉग फेज आया, लॉग फेज में रैपिड ग्रोथ कर रहा है, सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं तो उनको यूज़ करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जब खाना नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएंगे, वो मरना शुरू हो जाएंगे। मगर न्यूट्रिएंट इतने अवेलेबल हैं, कुछ डिवाइड भी हो रहे होंगे, कुछ मर भी रहे होंगे, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। फिर और फेज आगे जाएगा तो डेथ फेज आ जाएगा, न्यूट्रिएंट इतने कम हो जाएंगे, बैक्टीरिया को एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, वो मरना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से इन 4 फेजेस में हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिवाइड कर रहे होते हैं। अब ये ग्राफ से भी देख लेते हैं, ये सेल डिवीजन है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम है। लैग फेज है, देखें लैग फेज में तैयारी हो रही है कि क्वांटिटी नहीं बढ़ी बैक्टीरिया की, सिर्फ तैयारी कर रहा है, तो सेम है बैक्टीरिया का नंबर। उसमें लॉग फेज है, देखें कितनी तेजी से बैक्टीरिया की तादाद बढ़ी है। फिर स्टेशनरी फेज में क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है, डेथ और ग्रोथ कांस्टेंट बराबर हो गई। फिर डेथ फेज में दोबारा बैक्टीरिया की तादाद कम होना शुरू हो गई। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ का ग्राफ है। अच्छा, अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया अपनी खुराक, अपनी न्यूट्रिशन कैसे हासिल करता है, इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये 2 तरह से होती है, एक होगी हेटेरोट्रोफिक और दूसरी होगी ऑटोट्रोफिक, ठीक है। ऑटोट्रोफिक के नीचे हेटेरोट्रोफिक का क्या मतलब है,
कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, कांट सिंथेसाइज फूड, अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। तो अब क्या-क्या हो सकता है, खाना खुद नहीं बनाएगा तो किसी से लेगा, तो कैसे लेगा? अगर पैरासिटिक है, तो पैरासिटिक क्या होता है? जैसे हमारे वायरस हैं, ये भी पैरासाइट हैं, ये होस्ट को अटैक करते हैं और उससे खाना लेते हैं। तो ये क्या करता है? डिपेंड ऑन होस्ट, मतलब जिसको भी होस्ट कोई भी हो सकता है, इंसान या कुछ कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन पे डिपेंड करता है, उनको अटैक करता है और उनसे अपना खाना लेता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा और डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, पैरासिटिक होस्ट को अटैक करते हैं, उससे खाना लेते हैं और उसको डिजीज भी कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक को हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर कोई इंसान मर गया है, कोई जानवर मर गया है, तो कुछ टाइम बाद उसकी हड्डियां मिलती हैं, वो रियल फॉर्म में नहीं मिल रहा होता। तो वो क्या होता है, एक्चुअली जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसके बॉडी को ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर अपना खाना हासिल करते हैं। तो ये काम होता है बैक्टीरिया का और फंजाई का। अच्छा ये क्यों होता है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर सनलाइट है, ठीक है, उससे सनलाइट से एनर्जी आई और वो प्लांट्स ने उससे अपना खाना बनाया, ये प्लांट्स ने खाना बना लिया। प्लांट को खाया हर्बीवोर्स ने, ठीक है, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, उनको एनर्जी मिली। हर्बीवोर्स को खाया कार्निवोर्स ने, ऐसे ही साइकिल चलता रहा और एंड पे सारे क्या हो गए, मर गए और हो गए डिकम्पोज। और डिकम्पोज होके बैक्टीरिया और फंजाई ने डिकम्पोज कर दिया, इनको ज़मीन में दोबारा ऐड कर दिया और ज़मीन में ऐड होके ज़मीन में दोबारा प्लांट उगेगा। ठीक है, तो ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। तो इससे हमें पता चला कि अर्थ पे, ज़मीन पे जो एनर्जी है वो लिमिटेड है। अगर ये डिकम्पोज ना हो, ज़मीन में दोबारा ऐड ना हो, तो एनर्जी क्या हो जाए, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये डिकम्पोज करते हैं और एनर्जी को रिसाइकिल कर देते हैं दोबारा अर्थ में। तो क्या है, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर वही है जो इंसान या कोई जानवर मर गया तो उसके जो बचा कुचा हिस्सा है जो ख़त्म हो गया है, उसको हम क्या कहते हैं, ज़मीन में ह्यूमस कहते हैं, जो कि ख़त्म हो जाता है, ज़मीन में दब जाता है। ठीक है, तो उससे ही अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, बेसिलस है, माइसीरीज है और एजिटोबैक्टर है, 3 इसकी एग्जांपल है। और एक्चुअली क्या करते हैं, ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, जैसे अगर पूरा इंसान है तो कॉम्प्लेक्स है, इनटू सिंपलर, तो वो पूरे इंसान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, उसके बाद एब्जॉर्ब करेंगे और देन गेट एनर्जी, तो अपनी एनर्जी उससे लेंगे। तो ये काम है डिकम्पोजर्स का। या हम बैक्टीरिया पढ़ें तो बैक्टीरिया को मैं आपको बता रहा हूँ, मगर फंजाई भी सेम काम करते हैं। उसके बाद म्यूचुअलिस्टिक होते हैं ये। ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक का क्या मतलब है, कुछ बैक्टीरिया, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे इंटेस्टीन में एक बैक्टीरिया रहता है, लार्ज इंटेस्टीन में, जो कि हमें विटामिन के बना के देता है। विटामिन के का क्या काम है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को, जैसे हम ब्लड, हमें कोई चोट लगे, कुछ टाइम बाद ब्लड निकलना रुक जाता है, तो क्यों होता है, विटामिन के की वजह से। और ये वाला बैक्टीरिया क्या करता है, हमसे खाना लेता है, फूड लेता है ये बैक्टीरिया हमसे। तो ये हमसे फ़ायदा लिया इसने, ये बैक्टीरिया है, इसने हमें ये एक फ़ायदा दिया, ठीक है, विटामिन के बना के, और हमसे फ़ायदा क्या लिया, हमसे फूड लिया। तो ये फ़ायदा लेना, फ़ायदा देना, तो ये क्या कहलाता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहलाता है। तो ये बैक्टीरिया 3 तरह से रह सकते हैं, एक पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक या म्यूचुअलिस्टिक। अपना खाना खुद नहीं बना रहे, तो ये 3 तरह में रहेंगे और अपना खाना हासिल कर रहे होंगे। उसके बाद ऑटोट्रोफिक है। ऑटो का वर्ड ही बता रहा है कि खाना खुद बनाएंगे, सिंथेसाइज फूड। अब ये खाना खुद कैसे बनाते हैं, इसमें फोटो ऑटोट्रोफिक और कीमो ऑटोट्रोफिक होता है। फोटो का मतलब है लाइट, तो लाइट की मदद से बनाएंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। और दूसरा कीमो ऑटोट्रोफिक, तो कीमो का मतलब केमिकल, तो केमिकल की मदद से अपने खाना खुद बनाएंगे। तो फोटो ऑटोट्रोफिक सबसे पहले देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। अब अपने पहले भी पढ़ चुके होंगे ये बात। तो क्लोरोफिल इनके पास मौजूद होता है, मगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल जो प्लांट्स में मौजूद होता है। ये अगर ऑर्गेनल है तो इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट्स में। वहीं इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सिर्फ क्लोरोफिल मौजूद है और एक बैग में मौजूद है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर और ये बैग होता है मेसोसोम। मेसोसोम क्या है, एक्चुअली पहले भी पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में जो इनफोल्ड्स हैं, इनफोल्डिंग्स हैं, उनको मेसोसोम कह रहे होते हैं। तो मेसोसोम में क्रोमेटोफोर्स मौजूद हैं। जैसे मेसोसोम में इसके अंदर एक बैग है, वेसिकल है, इसको क्रोमेटोफोर कह रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास मौजूद है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहते हैं। तो 3-4 बातें हैं क्या, कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहते हैं, और जिस बैग में है उसको क्रोमेटोफोर कहते हैं, और इन मेसोसोम में मौजूद है। अच्छा, ये क्या करता है एक्चुअली, ये फोटोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये ऑक्सीजन की जगह H2S को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सॉरी, वाटर की जगह H2S को यूटिलाइज करते हैं और सल्फर को रिलीज करते हैं। देखिए, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस ऐसा कुछ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बन और H2O लिख सकते हैं, और इसके साथ वाटर और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज किया और कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑक्सीजन बनाया। मगर ये क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2S को, ठीक है, वाटर की जगह H2S को यूटिलाइज कर रहे हैं,
कार्बोहाइड्रेट तो सेम बन रहा है, ठीक है, वाटर भी सेम बन रहा है। तो H2 अगर यहाँ इन्होंने ऑक्सीजन देखें, ये H2 तो सेम है दोनों में, यहाँ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर निकल रहा है एज अ O2 फॉर्म। तो यहाँ पर ये सल्फर एक्स्ट्रा है तो ये एज अ सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको ज़हन में रखें। एमसीक्यू में काफ़ी पूछा जाता है कि दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं कि यूटिलाइज क्या करता है तो H2S, रिलीज क्या करता है सल्फर, और इसको आप नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के जो प्लांट्स का है उससे कंपेयर करके याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा बैक्टीरिया में अनयूजुअल होता है और आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद अगला दूसरा मेथड है वो कीमो ऑटोट्रोफिक है। कीमो का मतलब केमिकल। तो ये क्या करते हैं, एक्चुअली ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। ऑक्सीडेशन में आपको बताता हूँ क्या होता है। देखें, अगर कोई एक चीज़ है इसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालने हैं तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अमोनिया आ जाता है, ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट, जैसे मिसाल के तौर पर NO3 माइनस या NO2 माइनस या नाइट्राइट नाइट्रेट होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये फेरस आयन, ठीक है, या सल्फर। फेरस आयन हमारा जो आयरन है उसका जो आयन होता है उसको फेरस आयन कह रहे होते हैं, और सल्फर जो है वो तो आपको पता ही है। तो इन चीज़ों को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज का मैंने भी बता दिया, ऑक्सीजन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है या हाइड्रोजन को निकालना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडाइज करके इससे एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। अब इसकी बेसिस बैक्टीरिया कुछ उनकी टाइप्स है, कैसे कैसे टाइप होगी देखें। सबसे पहले होगा सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया वर्ड ही बता रहा है, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा। इसकी एग्जांपल क्या था, बेसिलस है, डिनाइट्रिफिकेंस से, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद अगला है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये वर्ड ही बता रही है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब हाइड्रोजन में ये ऐसे कुछ होगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड कर देगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड कर देगा। तो ऐसे कुछ हो रहा होगा। उसके बाद हाइड्रोजन मिनास और सिरोमिनास इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये Fe होता है प्लस ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। और थायोबैसिलस और फेरोबैसिलस इसकी एग्जाम्पल है। मीथेन बैक्टीरिया क्या करेगा, मीथेन होता है CH4 एक गैस होती है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर देगा, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी हासिल करेगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे NO2 या NO3 या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा, उनमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा और अपनी एनर्जी हासिल करेगा। इसको हम कहते हैं, इसकी एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोम्स। या कार्बन बैक्टीरिया ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है, ये सिंपल कार्बन को नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो जिसका फॉर्मूला है CO, इसको ऑक्सीडाइज करता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल है बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले रिसाइकलर है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया उसकी बॉडी को दबा के ख़त्म करके रिसाइकिल करते हैं उसकी एनर्जी, जैसे मैंने यहाँ समझाया। तो ये रिसाइकलर हैं और ये क्या करते हैं, एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे ह्यूमन बॉडी आप कंसिडर कर लें, इसको डिकम्पोज करते हैं, ख़त्म करते हैं और रिसाइकिल करके दोबारा एनर्जी जो है वो अर्थ में ऐड कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक, हम क्या देखिए, इंपॉर्टेंस में हम दो चीज़ें पढ़े होते हैं, फ़ायदे भी पढ़े होते हैं और नुकसान भी पड़े होते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि फ़ायदे हों। अच्छा, अब लॉसेज होते हैं, मतलब नुकसान क्या होंगे। स्पॉइलर जो फूड को ख़राब करते हैं बैक्टीरिया, अगर किसी फूड पे आ जाए तो उसको ख़राब कर सकता है, उसको स्पॉइल कर सकता है। उसके बाद जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग में वॉमिटिंग, डायरिया, ये चीज़ें हो रही होती हैं। और फूड पॉइजनिंग की एक वैरायटी है जिसको कहते हैं बोtulism, ठीक है। और बोtulism को कॉज करने वाला है क्लोस्ट्राइडियम बोtulism, ये एक बैक्टीरिया है। तो ये फूड पॉइजनिंग की एक टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग है। क्या, बोtulism नाम है उसका, और इसको कॉज करता है क्लोस्ट्राइडियम बोtulism। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद और क्या बेनिफिट है, योगर्ट दही बनाने में भी काम आता है। एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन जो हमारे पास पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी तो वो हमारे पास फंजाई से डिस्कवर हुई थी। तो ये बैक्टीरिया फंजाई वगैरह जो हैं ये हमारे पास एंटीबायोटिक बनाने में भी काम आ रहे होते हैं, वैक्सीन बनाने में काम आ रहे होते हैं। उसके बाद एक फूड है नया, ये फेडरल की बुक में मेंशन है, सिंगल सेल प्रोटीन, ये भी बनाता है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी क्या एक्चुअली हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर प्लाज्मिड लें बैक्टीरिया का, ये प्लाज्मिड है और उसका एक टुकड़ा तोड़ें, प्लाज्मिड का तोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर दें मिसाल के तौर पर इंसुलिन की जीन और इसको दोबारा बैक्टीरियल सेल में ऐड कर दें तो इंसुलिन बनाता रहेगा। ऐसे कोई भी जीन अगर ऐड करें हम, इंसुलिन ज़रूरी नहीं है, तो वो बनाता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर एक और एक बैक्टीरिया उससे हमने की तो उससे हमने क्या क्या हासिल किया, एंटीबायोटिक भी हासिल किया है, विटामिन B2 भी हासिल किया है, विटामिन K भी हासिल किया है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद पैथोजन मतलब एनिमल और प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरिया, और इनकी डिजीज़ की लिस्ट जो है हम देखेंगे इसी चैप्टर में। उसके बाद क्या है, नॉर्मली लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप था बैक्टीरिया का, ये जो रिलेशनशिप था, तो नॉर्मली भी रह रहा होता है। नॉर्मल रह के क्या करेगा, विटामिन K बना रहा होता है, ठीक है,
विटामिन के सिंथेसाइज में लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंथेसाइज करता है इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और विटामिन के किस लिए काम आता है? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अच्छा, अब अगला टॉपिक जो है वो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसके बढ़ने को रोकें। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, एक फिजिकल मेथड है, एक केमिकल मेथड है, एक वैक्सीनेशन है, ठीक है। फिजिकल मेथड में हम क्या चीज़ें यूज़ करे होंगे? टेम्परेचर यूज़ करे होंगे, रेडिएशन यूज़ करे होंगे, ऐसी चीज़ें। केमिकल मेथड में तो केमिकल्स वगैरह यूज़ करे होंगे। वैक्सीनेशन भी हम पढ़ते हैं, इसका फिनोमिना और क्या होता है। तो फिजिकल मेथड क्या है? फिजिकल मेथड में काफ़ी चीज़ें हैं, 8-10 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन कर रहे होते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या है एक्चुअली? कोई भी फिजिकल एजेंट क्या हो सकता है, ठीक है। फिजिकल एजेंट हीट भी हो सकता है, टेम्परेचर, रेडिएशन, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। रेडिएशन भी मैं लिख देता हूँ। तो इन चीज़ों से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करें तो वो कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। तो अब आगे डिटेल पढ़ते हैं। हीट के अलग पढ़ेंगे और रेडिएशन के अलग पढ़ेंगे, ठीक है। हीटिंग, अगर हीटिंग करें हम, ड्राई हीट का मतलब है डायरेक्ट हीट, जैसे ओवन इसकी एग्जाम्पल है, ओवन। अगर अब ये कुछ वैल्यूज यहाँ आ रही होंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी। 170 डिग्री फॉर 2 आवर्स हम देते हैं ड्राई हीट में, और इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन क्या? वही जैसे ऑक्सीजन का ऐड करना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, तीनों में से कोई एक चीज़ भी होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो बैक्टीरिया के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखें। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है, वाटर का फंक्शन अलग है। अगर इसके हम ऑक्सीडेशन कर दें, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो ये बन जाता है H2O2। तो H2O2 एक पॉइजनस चीज़ है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो आप देखें, एक नॉर्मल चीज़ वाटर जिसका हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसमें उसके हमने ऑक्सीडेशन की तो नुकसानदेह चीज़ बन गई। तो ऐसे ही बैक्टीरिया की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मॉइस्ट हीट का मतलब क्या है? स्टीम दें। इसमें क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन होती है बैक्टीरिया की, वो कोगुलेट हो जाती है। कोगुलेट का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगी। तो देखें, प्रोटीन्स को आप कंसिडर कर लें एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम भी प्रोटीन है। एंजाइम को सॉलिड फॉर्म में अगर एंजाइम आ गया तो फंक्शन कैसे करेगा? हमारे बॉडी में क्या होता है? 70% वाटर है, और जो हमारी बॉडी का जो लिक्विड इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहेगा तो काम होगा। तो अगर चीज़ें सॉलिड फॉर्म में आ जाएं तो सारे फंक्शन रुक जाएंगे। तो ये बैक्टीरिया की प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, सॉलिड फॉर्म में ले आता है, और बैक्टीरिया ऐसे काम नहीं कर पाता, मर जाता है। उसके बाद अगला है रेडिएशन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं। क्या होती है? ऐसी रेडिएशन जो विदाउट मीडियम मूव करे, मतलब कोई मीडियम ना चाहिए हो, विदाउट मीडियम मूव करे, तो ऐसी रेडिएशन को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो हम यूज़ कर रहे होते हैं बिलो 300 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। ये वेवलेंथ कम है, डिक्रीज वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम ऐसे शो कर रहे होते हैं, और जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम 300 से कम वाली वेवलेंथ यूज़ करें, ताकि ज़्यादा एनर्जी हो, ज़्यादा एनर्जी बैक्टीरिया को ज़्यादा हिट करे, बैक्टीरिया को ज़्यादा नुकसान हो, मर जाए। और इसके एग्जाम्पल गामा रेस और एक्स रेस आ रही होती हैं बिलो 300 नैनोमीटर की रेंज में। उसके बाद अगला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होगा? एक्चुअली हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है, उससे बैक्टीरिया को अलग कर लेंगे। तो ये मगर किस लिए होता है? हीट सेंसिटिव कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनको हीट से नुकसान पहुंचे, उन कंपाउंड से बैक्टीरिया को अलग करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल आ जाती है एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स, हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं। क्यों? जैसे हार्मोन, अगर हार्मोन होता है वहाँ पर प्रोटीन आपको पता है 37 डिग्री के बाद क्या हो जाती है? इनएक्टिव, फिर 60 के बाद डीनेचर हो जाती हैं। तो क्या हीट सेंसिटिव है? ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी हीट सेंसिटिव हैं, ये भी ज़्यादा टेम्परेचर पर डीनेचर ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हम इनके लिए, इनसे बैक्टीरिया को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं। और फिल्टर पेपर जो हम यूज़ करेंगे, उसके पोर्स का जो डायमीटर है वो होना चाहिए 0.2 माइक्रोमीटर या उससे भी कम। क्यों? क्योंकि इतने माइक्रोमीटर होगा तो बैक्टीरिया जो है वो ऊपर रह जाएगा और फिल्टर पेपर से अलग हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा माइक्रोमीटर हुआ, इसका ज़्यादा डायमीटर हुआ, तो बैक्टीरिया फिल्टर पेपर को क्रॉस करके नीचे चला जाएगा और उस सॉल्यूशन से अलग नहीं हो पाएगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर इसका डायमीटर हमारे पास इतना है, ठीक है, थोड़ा सा डायमीटर मैंने रखा, और बैक्टीरिया का साइज ये है, तो बैक्टीरिया देखिए यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाएगा। अगर इसका डायमीटर हमने बढ़ा दिया और बैक्टीरिया का साइज ये है, तो देखें आराम से क्रॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम डायमीटर कम रखते हैं बैक्टीरिया से, ताकि वो क्रॉस ना हो पाए और ऊपर ही रह जाए और नीचे सॉल्यूशन जो है वो अलग हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव हम यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो कि हमारे सर्जरीज में यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और इसमें क्या करते हैं? टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा आपको, 121 डिग्रीज देते हैं 15 से 40 मिनट के लिए एट 15 psi। ये प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर यूनिट, ठीक है। तीनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद प्रेशराइजेशन, ये यूजुअली मिल्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं,
मिल्क या एप्पल जूस वगैरह के भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मिल्क आपको याद रखना है, ज़्यादा एमसीक्यू में ही पूछा जाता है। इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 डिग्रीज 15 सेकंड के लिए देते हैं, ठीक है, यही ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है। या दूसरा 138 फॉर 2 सेकंड के लिए देते हैं, ये कम पूछा जाता है। 72 फॉर 15 सेकंड बहुत पूछा जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन है, इसमें क्या होता है, ये जो 3 मेथड अब हम पढ़ने लगे हैं, ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, मतलब हम अगर खाने को स्टोर करना चाहें, खाना अगर ना ख़राब हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तो 0 to 7 डिग्री, हम जैसे फ्रिज में 0 to 7 डिग्री होता है, और ये क्या करता है एक्चुअली, बैक्टीरिया का इतने कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया एंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे। हमने पढ़ा एंजाइम के चैप्टर में कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीएक्टिव। तो इतने कम टेम्परेचर पे बैक्टीरियल एंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे, बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है एक्चुअली, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो रुक जाएगा तो बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तो ऐसे खाना जो है प्रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या करते हैं, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस पे, इस पर भी सेम फंक्शन होगा, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, और फूड जो है प्रिजर्व हो जाएगा। या हम और क्या चीज़ कर सकते हैं, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। इसमें इतना हाई प्रेशर देते हैं कि 100 से 800 मेगा पास्कल, पास्कल प्रेशर का यूनिट है, तो मेगा पास्कल हम दे रहे होते हैं 100 से 800। इसमें इतना हाई प्रेशर होता है कि बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है, रुक जाता है, और प्रिजर्व फूड हो जाता है। और एक और मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का, वो ये मेंशन है, लायोफिलाइजेशन। ये क्या होता है, हम रैपिडली फ्रीज कर देते हैं, बहुत तेजी से फ्रीज करते हैं अंडर वैक्यूम, मतलब हवा निकाल देते हैं। वैक्यूम होता है, कहीं भी किसी भी चीज़ से हवा निकाल देना तो उसको वैक्यूम कहते हैं। तो बहुत तेजी से फ्रीज करेंगे हवा निकाल के, तो क्या होगा, लियोफिलाइजेशन इसको कहेंगे। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म इससे भी रुक जाएगा, और खाना क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। जो जो चीज़ों से मेटाबॉलिज्म रुक रहा है उससे खाना प्रिजर्व हो जाता है। या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंपल डेसिकेशन भी उसे यूज़ कर सकते हैं। डेसिकेशन क्या होता है, पानी की किल्लत। तो पानी की किल्लत में क्या होगा, एक्चुअली ड्राई हो जाएगी चीज़, ठीक है, ड्राइंग हो जाएगी, पानी निकाल लेंगे किसी चीज़ में से, उससे भी बैक्टीरिया का, जब कोई चीज़ से पानी निकल जाएगा तो एंजाइम्स को वर्क करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो जब पानी नहीं होगा तो एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, और मेटाबॉलिज्म रुकेगा तो फूड प्रिजर्व हो जाएगा। तो ये 5 मेथड हैं, कौन कौन से, रेफ्रिजरेशन है, फ्रीजिंग है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है, लायोफिलाइजेशन है, सिंपल डेसिकेशन है। 5 मेथड हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमने पढ़ना है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन को किसी भी मीडियम में जहाँ अगर बैक्टीरिया मौजूद है, प्योर ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे एट 1 to 3 ATM। ATM भी प्रेशर का यूनिट है, इतने प्रेशर पे प्योर ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो वाले बैक्टीरिया जो हम पढ़ चुके हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रहते, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं, और ऑक्सीजन अगर आ जाए तो मर जाएंगे। तो हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे अगर, तो ये एनारोबिक हैं, तो ऑक्सीजन के एडिशन से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और इतना प्रेशर मेंटेन करते हैं 1 to 3 ATM। अच्छा, अब लास्ट है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं। एल्डिहाइड क्या करते हैं, प्रोटीन को, बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट, और बैक्टीरिया क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो एल्डिहाइड्स क्या होता है एक्चुअली, ये सेकंड ईयर में आप डिटेल में पढ़ते हैं। देखें, ये कुछ ऐसा होता है, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या आर ग्रुप, ठीक है, और यहाँ एच। आर होता है जितने भी कार्बन, 1 2 जितने भी कार्बन हो सकते हैं आर ग्रुप में, और यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस ग्रुप को हम कह रहे होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड जैसे फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है फॉर्म एल्डिहाइड, कुछ ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो ये फॉर्म एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो एसिड एल्डिहाइड होगा, इससे अगला उसमें एक कार्बन आ जाएगा आर की जगह, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फिलहाल आप सेकंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है, और दो इसका टॉपिक नहीं है बायोलॉजी का। ये ध्यान में रखें, बस एल्डिहाइड है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, और वो यूज़ करके हम बैक्टीरियल प्रोटीन को ख़राब कर देते हैं, और बैक्टीरिया इससे डैमेज हो जाता है। अच्छा, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हम फिजिकल मेथड जो हैं वो पढ़ चुके हैं। अब अगला मेथड जो है वो है केमिकल मेथड। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। देखें, केमिकल मेथड में 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या, कि एंटीसेप्टिक आता है, डिसइंफेक्टेंट आता है, और एंटीबायोटिक्स आते हैं। ये 3 चीज़ें आती हैं। एंटीसेप्टिक को सबसे पहले देखते हैं। हम एंटीसेप्टिक के ज़रिए लिविंग सरफेसेस पे जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स मौजूद हैं उनको हम ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मेंशन है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल। मैं ये बता चुका हूँ पहले भी, वेजिटेटिव सेल वो वाले सेल होते हैं, एक्टिव सेल, जो एक्टिव बैक्टीरियल सेल हैं उनको हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। तो उनकी ग्रोथ हम लिविंग सेल्स के लिविंग सरफेस पे ऊपर ख़त्म करे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर माउथ वॉशेज आ जाते हैं, या पायोडीन, जहाँ हमें चोट लगती है तो हम क्या लगाते हैं, पायोडीन। तो हमारी बॉडी क्या है, लिविंग सरफेस है, तो पायोडीन हम लिविंग सरफेस पे लगा रहे हैं ताकि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। तो ये एंटीसेप्टिक की एग्जाम्पल है। अब डिसइंफेक्टेंट क्या है, डिसइंफेक्टेंट भी वही है, हम ग्रोथ को ख़त्म कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या बैक्टीरिया की, मगर लिविंग नहीं, नॉन लिविंग सरफेसेस पे, ठीक है। नॉन लिविंग सरफेसेस पे जब हम ख़त्म करेंगे बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो वो कहलाएगा डिसइंफेक्टेंट, मगर जब लिविंग सरफेस पे ख़त्म करेंगे तो वो कहलाएगा एंटीसेप्टिक। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप सेकंड ईयर, ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ऑल दो केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट मैं थोड़ा आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, ऑक्सीडेशन वो चीज़ है
कि अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बताता हूँ, ये जगह है, अगर कोई ये एक चीज़ है, इसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या इसके अंदर से हम हाइड्रोजन को भी निकाल लें तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तीनों में से कोई भी एक चीज़ कर लें तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसका रिवर्स कर दें, ठीक है, दोबारा वही चीज़ बनाता हूँ, इसमें से हम ऑक्सीजन निकाल दें तो ये कहलाएगा रिडक्शन, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये कहलाएगा रिडक्शन, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो भी ये कहलाएगा रिडक्शन, तो इन तीनों में से एक भी चीज़ कर दें तो वो कहलाएगा रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स ये होते हैं, ठीक है, ये बात होगी। अब इसमें इसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में एग्जांपल कौन सी आएगी? हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? देखें, जो ग्रुप 7 के पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हैलोजेंस हैं, उनमें भी मेनली आयोडीन और क्लोरीन को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4 है, ये भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं, ये भी यूज़ कर रहे होते हैं। फिनॉल को भी यूज़ कर रहे होते हैं। फिनॉल क्या था एक्चुअली, देखें, बेंजीन रिंग सेकंड ईयर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर हम अगर OH लगा दें तो फिनॉल बन जाता है। तो ये फर्स्ट केमिकल यूज़ है, हमने पहला केमिकल यूज़ किया था डिसइंफेक्टेंट, वो फिनॉल है, आपसे पूछा जा सकता है MCQ में। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप भी आपको पता होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तरफ रेडिकल एक तरफ H, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन आ जाएगा, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड वाला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और तो ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको इसका स्ट्रक्चर बायोलॉजी के लिए बताओ, ज़ाहिर है केमिस्ट्री के लिए तो ज़रूरी है, बट मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। अच्छा, उसके बाद अल्कोहल, वो सारे ग्रुप जहाँ पर OH ग्रुप जिसमें आता है वो अल्कोहल होता है, ठीक है। तो OH ग्रुप कंटेनिंग जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो अल्कोहल है, तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हैवी मेटल्स जैसे कि मिसाल के तौर पर सिल्वर नाइट्रेट है, इसको हम लिख सकते हैं AgNO3, इसका केमिकल फार्मूला है। इसको हम बच्चों की, जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंखों में यूज़ करते हैं ताकि उनको नज़ीरिया गुनूने से बचाया जाए। नज़ीरिया गुनूनिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो जेनेटल ऑर्गन है वहाँ पर भी हमें यूरिनेशन में पेन हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, आंखों को भी मसले होते हैं, आंखों से डिस्चार्ज होता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो हम जो बच्चे पैदा होते हैं तो नज़ीरिया गुनूनिया के इन्फेक्शन से, आंखों के इफेक्ट से बचने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद लास्ट है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड का ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये कार्बन होते हैं, दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है और सारी तरफ हाइड्रोजन है। और दो स्ट्रक्चर बायोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट यहाँ नाम मेंशन है तो मैंने थोड़ा सा आपको बना के बता दिया। तो ये सारे हैं आपके डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक आपने सुना भी होगा बहुत, ठीक है। हम कब यूज़ कर रहे होते हैं? जब हम बीमार हो जाएं, हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हमें डॉक्टर क्या दे देता है? अगर ज़्यादा बीमार हो जाएं तो हमें एंटीबायोटिक दे दी जाती है। तो ये एंटीबायोटिक एक्चुअली है क्या, पहले ये देखते हैं हम। अच्छा, ये ऊपर वाली बात मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। देखिए, एंटीबायोटिक है कीमोथेरेपेटिक एजेंट है, मतलब कि केमिकल एजेंट है जो कि हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। केमिकल एजेंट, ऐसे केमिकल एजेंट जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक कहला रहे हैं। अब एंटीबायोटिक भी दो तरह की हो सकती है, माइक्रोबिसाइडल भी हो सकती है और माइक्रोबिस्टैटिक। देखिए, स्टैटिक का वर्ड भी बताता है, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। और माइक्रोबिसाइडल, आपको स्टैटिक अगर याद हो गया तो ये खुद याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं क्या है। देखें, माइक्रोबिसाइडल क्या है? ये मार देता है, अगर बैक्टीरिया आया उसको मार देगा हमारी बॉडी में। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो माइक्रोबिसाइडल है वो बैक्टीरिया को मार देंगे। एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन इसकी एग्जाम्पल है। अब माइक्रोबिस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड बताया रोक देगा, मतलब क्या है कि बैक्टीरिया का हार्मफुल इफेक्ट या बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को रोक देगा। तो ये मेंशन है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को कम कर देता है, रोक देता है। जब अब आपका ये सवाल होगा कि भाई अगर रोक रहा है तो बैक्टीरिया खत्म कैसे हो रहा है बॉडी से? देखें, अगर इस एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को कम कर दिया, रोक दिया, तो हमारे बॉडी का अपना जो डिफेंस सिस्टम है, अपनी इम्यूनिटी है, जब ये रुक जाएगा, बढ़ना रुक जाएगा, तो वो उसके अगेंस्ट काम करेगी और वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी। तो ये डिफरेंट डिजीज़ में अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं डिजीज़ के हिसाब से, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? सल्फेनामाइड इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, ठीक है, ये बात होगी हमारे पास। तो आप अगर माइक्रोबिस्टैटिक याद रख लें कि ये रोक देता है, दूसरा दायरे मारेगा माइक्रोबिसाइडल। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि एंटीबायोटिक काम कैसे करता है। देखिए, एंटीबायोटिक अगर ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसकी सेल वॉल है, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियोइड है, एंजाइम से मौजूद होंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। तो या तो एंटीबायोटिक सेल मेम्ब्रेन को मार देगा, ठीक है, तो सेल खत्म हो जाएगा बैक्टीरियल सेल, या तो सेल वॉल को मार देगा, बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाएगा, या साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको मार देगा तो बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाएगा, या न्यूक्लिक एसिड जिसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं उसको मार देगा, खत्म कर देगा, तो बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाएगा। तो इसके 4 टारगेट होते हैं, किसी पर भी इफेक्ट करके, किसी पर भी टारगेट करके बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भाई केमिकल कंट्रोल भी हो गया। अब लास्ट जो है, जो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हमने पढ़ना है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत थोड़ा सा है। अच्छा, ये बैक्टीरिया का मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ कि एंटीबायोटिक का
पहले हम वैक्सीनेशन देख लेते हैं। ये एंटीबायोटिक की एडिशनल डिटेल है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया हम पहले देख रहे हैं, बैक्टीरिया कंट्रोल कैसे करने पे एंटीबायोटिक कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, कंट्रोल हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है। वैक्सीनेशन क्या एक्चुअली देखें, अगर हमारे पास कोई डिजीज़ है, अगर ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है कोई, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है। हमने डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को या तो उसको मार दिया, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को ये हमने डेड ले लिया, या हमने डिजीज़ कॉजिंग एजेंट वीक एजेंट ले लिया। ये हम किसी की बॉडी में, अगर ये किसी की बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसमें हम क्या करेंगे, डेड या वीक इंट्रोड्यूस करा देंगे। जब डेड या वीक जाएगा तो बॉडी इसको कंसीडर करेगी बाहर से कोई चीज़ आई है, और बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगी, और एंटीबॉडीज बना के उस पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ, उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अगर अब यही वाला जो पैथोजन है, अब ये आ रहा है स्ट्रॉन्ग होके बॉडी में दाखिल हो रहा है, ठीक है, तो बॉडी में अब ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो ये इसको मार देगी हमारी बॉडी के अपना इम्यून सिस्टम। तो एक्चुअली क्या करते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को ही बूस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो यही है प्रिपरेशन ऑफ किल्ड या मारा हुआ या वीक ऑर्गेनिज्म को, वीक पैथोजन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए। इम्यूनिटी कैसे बढ़ जाए, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ले। ये वैक्सीनेशन है। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं इम्यूनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ और इंक्रीज ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। इस इम्यूनिटी को बढ़ाने को थ्रू वैक्सीन, इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ये मेथड का नाम है, प्रोसेस का नाम है। अच्छा भाई, ये तो हो गया कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं भाई एंटीबायोटिक बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें। अब एंटीबायोटिक क्या है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या है भाई, नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक, मतलब खुद बनाए। नेचुरल कैसे होगा, अगर हम किसी बैक्टीरिया से गेन कर लें, ठीक है, या किसी फंजाई से हासिल कर लें, जैसे पेनिसिलिन बना था फंजाई से, या एक्टिनोमाइसिड से हासिल कर लें। एक्टिनोमाइसिड क्या है कि है तो बैक्टीरिया, ठीक है, बट ये इसके अंदर फंजाई लाइक करेक्टर, जैसे फंजाई होते हैं उसकी तरह इसके करेक्टर हैं, तो एक्टिनोमाइसिड एक ग्रुप है, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक नहीं है, बट फिलहाल ये ध्यान में रखें, बैक्टीरिया से भी हासिल करते हैं, फंजाई से भी, एक्टिनोमाइसिड से भी, तीनों से हम एंटीबायोटिक को हासिल कर रहे होते हैं। अब सिंथेटिक क्या है, सिंथेटिक ज़ाहिर लैब में ही बनेगा, ठीक है। लैब में हम लिविंग सेल, हम यही ज़्यादा बना रहे होते हैं, नए नए एंटीबायोटिक जो बना रहे हैं वो हम सिंथेटिक ही होते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन हमने ईजाद हुआ था, पेनिसिलिन फंगस से, ठीक है, एक्सीडेंटली ये ईजाद हुआ था फंगस से, तो ये क्या हुआ था, लैब में हुआ था, सिंथेटिक में आता है। अब मिस यूज़ का क्या होता है, देखें एंटीबायोटिक हम मिस यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। कैसे मिस यूज़ होता है, देखें अगर मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने आपको 5 दिन का कोर्स कहा और आपने 2 दिन खाई, आप कहें भाई मैं सही हो गया, और आप एंटीबायोटिक खाना छोड़ दें, तो ये क्या होता है, एक्चुअली इसका मिस यूज़ है। अब मिस यूज़ से क्या होगा, अगर आपने एंटीबायोटिक बीच में छोड़ दी, और देखें बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया क्या हो गया था, थोड़ा सा दब गया था, ठीक है, दब गया था और उसके इफेक्ट आना खत्म हो गए थे, कम हो रहे थे, और आपने क्या किया कि एंटीबायोटिक बंद कर दी, तो ये दबा था, अभी मरा नहीं था, तो मरा नहीं था तो ये दोबारा जिंदा हो जाएगा, दोबारा एक्टिव हो जाएगा, और आपको दोबारा नुकसान पहुंचाएगा। आपकी ये बॉडी है तो दोबारा इसको नुकसान पहुंचाएगा, आप दोबारा बीमार होंगे। मगर अब एक बार ये दबा था एक चीज से, अब वो कहेगा भाई वही वाली चीज से मैं नहीं दबूंगा, अब मुझे आइडिया हो गया है, अब वो क्या करेगा, उसके खिलाफ, वो वाली दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेगा, वाले एंटीबायोटिक के खिलाफ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक का जब हम कोर्स पूरा नहीं कर रहे होते तो ऐसे रेजिस्टेंस बन जाती है। तो यही है, मिस यूज से क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम अगर कोर्स पूरा ना करें तो एंटीबायोटिक उस ड्रग के खिलाफ, उसको पता चल जाता है कि ये ड्रग है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेता है, वो एक्ट नहीं कर रही होती। उसके बाद एंटीबायोटिक कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मतलब मेटाबॉलिक से मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी कॉज कर रहा होता है, और इवन इतने सीवियर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कि डेथ भी हो सकती है उससे। अच्छा, उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक है जिससे एलर्जी होती है, जैसे कि पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन से किसी चीज़ को एलर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद डेफनेस हो सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, इससे क्या होता है कि हमारे जो ऑडिटरी नर्व है, वो नर्व जो हमारे कानों से सिग्नल ब्रेन तक लेके जा रही है, तो वो नर्व डैमेज हो जाएगी, जब ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद डिसकलरेशन ऑफ टीथ हो सकती है। कैसे हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, ये बच्चों में अगर हम यूज़ करें तो डिसकलरेशन ऑफ टीथ हो जाती है। क्यों होती है, देखिए हमारे जो बच्चों के टीथ होते हैं उनमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बच्चों के टीथ वाइट होते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो रहा होता है, पूरा डिपॉजिट नहीं हुआ होता, तब डिपॉजिट हो रहा है, उस प्रोसेस के बीच में हमने टेट्रासाइक्लिन अगर यूज़ कर ली तो क्या करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट को अपने साथ अटैच करा लेगा। जब वो अटैच कराएगा तो कैल्शियम फॉस्फेट को बाहर निकाल लेगा, और बाहर निकाल के जो टीथ का कलर है वो येलो, वो वाइट नहीं रहेगा, और डिसकलरेशन हो जाएगी। तो ये इसका फिनोमिना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया पूरा।